चलो, so the next step, now the draft order is prepared and now the draft order will be shared by assessment unit with National Faceless Assessment Center. And what action National Faceless Assessment Center will take? Please have a look at them. At point number 6, National Faceless Assessment Center will examine the draft assessment order. So it's not that they will receive the draft order and they will just pass on it to the assessee. No, first they will examine the draft order in accordance with the risk management strategy. This is again an artificial intelligence. Okay, they will be having certain artificial intelligence to cross verify whether the assessment order has been passed with the utmost care or not. So they are going to use the risk assessment strategy, risk management strategies, specify the CBDT including automated examination tool. तो लोग भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यूज करके चेक करेंगे. If no variations proposed by the assessment unit in the written income, मतलब written income जैसे आया था as it is accept किया गया है, और if variations are proposed by the assessment unit in the written income, या तो उनका जो written income है और assess income है that is different. Written income पकड़ लो 20 लाख का था, assess income 50 लाख का है, तो 30 लाख का एडिशन डिमांड कर रहे हैं. तो वो एडिशन वैलिड है कि इनवैलिड है वो चेक करना पड़ेगा. अब नेशनल क्या करेगा? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर will finalize the draft order and serve upon the assessee. अगर रिटर्न इनकम में कुछ वेरिएशन आया ही नहीं है तो फिर रिव्यू वगैरह करने की कोई बात ही नहीं है. उनको ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि कुछ गलत हुआ है, ना ही कुछ चेंजेस आए हुए. दैट मींस असेसी का जो स्क्रूटिनाइज किया गया एवरीथिंग वाज इन लाइन. तो अननेसेसरी चीजों को ड्रैग नहीं करना चाहिए. तो ये डायरेक्टली इन्फॉर्म कर देंगे to finalize. National Faceless Assessment will finalize the draft order and serve on the assessee a copy of a final order. तो यहाँ पे देखो ड्राफ्ट ऑर्डर का फाइनल ऑर्डर पास हो गया. And notice for initiating the penalty. अगर पेनाल्टी लगाना है तो पेनाल्टी लगा देंगे if any. And demand notice या रिफंड if any. तो जो भी रिफंड होगा तो रिफंड दे देंगे. डिमांड नोटिस आएगा तो 156 में डिमांड नोटिस आ जाएगा. मतलब जो भी आपके साथ होना है वो हो जाएगा. इसके अलावा और क्या कर सकता है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर? अगर आप लोगों तक नहीं देना है डायरेक्टली, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे इनका रिव्यू होना जरूरी है, रिव्यू यूनिट हमारा बेटा ही है, द रिव्यू शुड हैपन, ऐसे लग रहा है हमें कि इस पर्टिकुलर असेसमेंट का रिव्यू होना चाहिए. द असाइन ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर टू रिव्यू यूनिट. तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर था वो रिव्यू यूनिट को देगा. कौन से रिव्यू यूनिट को देगा सर? सेम जुरिडिक्शन में नहीं, इन एनी वन रीजनल असेसमेंट सेंटर, रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के, नेशनल अभी रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के किसी भी रिव्यू यूनिट को ये देगा. और सर मैन्युअली देगा क्या? नहीं, थ्रू AAS ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम से देगा फॉर कंडक्टिंग रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर. ठीक है ना? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द असेसी इफ प्रपोज्ड वेरिएशन इज प्रीजुडिशियल टू द असेसी. क्योंकि असेसी के अगेंस्ट आप कर रहे हो, 30 लाख का एडिशन कर रहे हो, तो ही मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद या तो वो रिप्लाई करेगा या तो रिप्लाई नहीं करेगा. तो वो बात आगे होगी. अब रिव्यू यूनिट क्या करता है? रिव्यू यूनिट will intimate to the National Faceless Assessment Center its agreement with the draft order. If it agrees to the draft order, रिव्यू यूनिट ने पूरा रिव्यू कर लिया और उनको ऐसा लगा सब कुछ सही है सर, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली रिव्यू यूनिट किसको दे देगा केस? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को अपना अग्रीमेंट बता देगा. लेकिन अगर रिव्यू यूनिट अगर डिसएग्री होता है, रिव्यू यूनिट को लगता है कि नहीं काम अच्छे से नहीं हुआ है, तो रिव्यू यूनिट इज नॉट सपोज टू डू द असेसमेंट. नहीं, रिव्यू यूनिट को खाली बताना है कि काम अच्छे से नहीं हुआ था, असेसमेंट वाज नॉट अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. तो रिव्यू यूनिट को खाली इतना ही बताना है कि प्रोविजंस एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल है. अगर उन्होंने बोला कि नॉट एक्सेप्टेबल है तो देखो क्या गेम होने वाला है अभी यहाँ पे. रिव्यू यूनिट टू सजेस्ट द वेरिएशन इन द ड्राफ्ट ऑर्डर, सजेशन देगा बाबा, वो सजेशन देगा. and intimate the same to National Faceless Assessment Center. उनको बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे वेरिएशन शायद इसमें होने चाहिए. अब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर क्या करेगा? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर टू असाइन द केस टू एन असेसमेंट यूनिट. बाप रे, फिर से असेसमेंट यूनिट के पास जाएगा. आप फिर बोलोगे सर असेसमेंट यूनिट नहीं तो ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया था, लेकिन अभी ये वो वाला असेसमेंट यूनिट नहीं होगा जिसने फर्स्ट फेज पे असेसमेंट किया था. दिस असेसमेंट यूनिट इज एनी यूनिट other than the assessment unit which made the draft order. तो जिसने ऑर्डर पास किया था वो छोड़ के कोई और यूनिट को दिया जाएगा. देखो कितना ब्रेन लगाया गया है पूरे सिस्टम में.
ठीक है ना। रिव्यू यूनिट के पास पावर नहीं दिया है मॉडिफाई करने के लिए, उनको खाली सिस्टम को सजेस्ट करने का पावर है, और जिनको असेसमेंट करने का पावर है वो छोड़ के कोई और होगा, मतलब एक नया इंडिपेंडेंट असेसमेंट होगा। आपको नहीं लग रहा जब इतना सब कुछ हो रहा है तो रॉन्ग ऑर्डर नहीं निकलेगा ना। आप इमेजिन करो ना, यहाँ पे जगह पॉज लेके सोचो कि आपको ऑर्डर, आपका ड्राफ्ट ऑर्डर पास किया गया था, ड्राफ्ट ऑर्डर नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने वेरीफाई किया, फिर उसने रिव्यू यूनिट को दिया, रिव्यू यूनिट ने उसको क्रॉस वेरीफाई किया, अब सेकेंड टाइम उसको आपको रीअसेस किया जा रहा है। आपको नहीं लग रहा असेसी तक पहुंचने तक कि डिपार्टमेंट के अंदर ही उनका अपना सारा मैटर वो लोग सॉल्व कर रहे हैं, मतलब रॉन्ग ऑर्डर पास ना होकर के कितना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? और बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे कहीं पे भी असेसी इन्वॉल्व नहीं है, तो असेसी का हेरासमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो डिपार्टमेंट में सब कुछ चालू है। ओके, अभी क्या होगा सर, अभी न्यू असेसमेंट यूनिट आफ्टर कंसिडरिंग द सजेशन ऑफ अ रिव्यू यूनिट टू सेंड अ फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज, ये फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर है। इसको फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर क्यों बोला गया सर? फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर इसलिए बोला गया क्योंकि पहला जो ऑर्डर था वो ड्राफ्ट ऑर्डर था, ड्राफ्ट ऑर्डर को रिव्यू यूनिट ने रिव्यू किया और फिर से रीअसेस किया गया। तो असेसमेंट यूनिट कभी भी फाइनल ऑर्डर नहीं बनाता, असेसमेंट यूनिट हमेशा ड्राफ्ट ऑर्डर ही बनाता है, इतना याद रखो। ये एक नया ड्राफ्ट ऑर्डर है, ये फिर से किसको दिया जाएगा? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को। फिर वही उनकी बात, वहां पे क्रॉस वेरीफाई होगा। इफ वेरिएशन प्रपोज इन द रिटर्न इनकम एंड इफ देयर इज अ वेरिएशन एंड इफ देयर इज नो वेरिएशन, फिर से वही बातें हो जाएंगी जो ऊपर हुई थी। वेरिएशन होगा तो क्या होगा सर? वेरिएशन अगर नहीं होगा तो ये नीचे से ऊपर आता है एरो, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो ऑर्डर फाइनलाइज करके एसएससी को सर्व किया जाएगा, और अगर वेरिएशन होगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड किया जाएगा टू द असेसी। चलो सर, इतनी बातें हमारी हो गई। इन पॉइंट नंबर 6, इन ऑल द 3 केसेस, जो भी केसेस में फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले, रिव्यू करने से पहले आपका अगर कोई वेरिएशन होता है, तो वेरिएशन क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया था, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद असेसी को सुनने के बाद क्या क्या हो सकता है? या तो असेसी रिप्लाई करेगा या तो असेसी नहीं रिप्लाई करेगा। असेसी फाइल्स रिस्पॉन्स टू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ऑन और बिफोर डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड, तो उसने रिप्लाई दे दिया। एंड डज नॉट फाइल रिस्पॉन्स, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है ना, तो दोनों केस में क्या होगा? एक मिनट। So what we are discussing, when department or national faceless center has given the opportunity of being heard, assessee may file the response or may not file the response. If he file the response, the national faceless assessment center shall send a response received from the assessee to the assessment unit. Whatever response is received from the assessee, क्योंकि उसको हमने opportunity of being heard दिया था, and then assessment unit after considering the response of the assessee shall make the revised draft order. देखो कौन से वर्ड आ रहे, देखो earlier there was a draft order, final draft order, this is the revised draft assessment order, क्योंकि अभी हमने assessee की बातों को सुना है। ओके, तो assessee को यहाँ पे opportunity of being heard मिला। If variation made in the revised draft order are prejudicial to the assessee, देखो हाँ, पहले ओरिजिनल ऑर्डर में कुछ ना कुछ प्रिजुडिशियल था, तो उसको असेसमेंट यूनिट ने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया। उसकी बातें सुनने के बाद जब रिवाइज ऑर्डर पास हुआ एंड रिवाइज ऑर्डर इज आल्सो प्रिजुडिशियल टू द असेसी, तो क्या होगा? देखो, इफ वेरिएशन मेड इन द रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आर प्रिजुडिशियल टू द असेसी इन कंपैरिजन टू ड्राफ्ट ऑर्डर और द ड्राफ्ट फाइनल ऑर्डर, द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर to give opportunity of being heard to the assessee. Again, this is the second level of opportunity of being heard. एक बार पहले दिया था और एक बार अभी दिया। आपको नहीं लग रहा असेसी के फेवर में ये सब? दो बार आपको कोर्ट वगैरह में जाने की जरूरत ही नहीं ना, आपको डिपार्टमेंट खुद ही इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बोलो, आपको जो भी बोलना है बोलो, राइट? हेलो, असेसी को इन्वॉल्व करके किया जा रहा है ना यहाँ पे, और अभी सेकेंड टाइम का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया था, यहाँ पे सेकेंड टाइम दिया और एक बार दिया जाएगा, आगे दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है सर, अगर असेसी अच्छा असेसी नहीं है एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द डिपार्टमेंट, तो क्या होगा?
इफ असेसी इज एलिजिबल फॉर 144C, इसलिए मैंने 144B पढ़ाने से पहले 144C पढ़ाया। 144C मतलब इंटरनेशनल असेसी है सर, ये ट्रांसफर प्राइसिंग वाला असेसी है या फॉरेन कंपनी है, नॉन रेसिडेंट है, तो इनके अगेंस्ट हम डायरेक्टली एक्शन नहीं लेते, क्योंकि वी नीड टू रिटन आवर नेम, इंडियाज नेम एट इंटरनेशनल लेवल, एंड वी वांट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू हैपन इन इंडिया। तो आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते ऐसे। तो भले उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, फिर भी उनका मैटर जो होगा वो जाएगा डीआरपी के पास। ड्राफ्ट ऑर्डर हैज टू बी प्रिपेयर्ड दैट असेसी कैन फाइल ऑब्जेक्शन टू द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। तो ऐसे नहीं कि फेसलेस असेसमेंट आने के बाद डीआरपी को हमने अबॉलिश कर दिया, डीआरपी इज मस्ट, हमारे पास डीआरपी होना ही चाहिए था। तो अभी हमारा जो इंटरनेशनल असेसी है, फॉरेन का असेसी है, वो डीआरपी के पास जाके अपनी जो भी बातें हो बताएगा, और ये जो बातें होगी वो अगले पैराग्राफ में आपको मिलेगी। नीचे ए लिख के नीचे कंटिन्यूएशन में डाला गया है। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर विल फॉरवर्ड द ड्राफ्ट ऑर्डर एंड फाइनल ऑर्डर टू द असेसी। तो ये हो जाएगा। सर कोई अगर नॉन एलिजिबल असेसी है, मतलब इंडियन असेसी है सर, नॉन एलिजिबल फॉर 144C, मतलब ऑर्डिनरी असेसी, आप और मैं, ठीक है ना, तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, क्योंकि आपका रिप्लाई नहीं आया तो फाइनलाइज कर देगा असेसमेंट ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर, और ड्राफ्ट में से फाइनल ऑर्डर बना के क्या कर देगा, आपको कॉपी आ जाएगी डायरेक्टली। सेंड अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर, पेनल्टी नोटिस, डिमांड नोटिस, रिफंड टू द असेसी। तो असेसी को जो भी मिलना था, या तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, या रिफंड मिलेगा, या ज्यादा टैक्स लगेगा, वॉट एवर इट इज, ड्राफ्ट ऑर्डर विल बिकम अ फाइनल ऑर्डर बिकॉज यू डिड नॉट सबमिट द रिस्पॉन्स। साइलेंस को यहाँ पे एक्सेप्टेंस माना जाता है, कि अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपने एक्सेप्ट किया ऑर्डर को, और फिर उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। सर अगर यहाँ पे सेकेंड लेवल पे आपको अगर रिस्पॉन्स, अगर आपने सेकेंड लेवल पे जाके दे दिया, सेकेंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के टाइम पे अगर आपने रिस्पॉन्स दिया, इफ वेरिएशन मेड इन अ रिवाइज्ड ड्राफ्ट ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर आर नॉट प्रिजुडिशियल टू द असेसी। सब प्रिजुडिशियल था तो आपको स्क्रूटिनी में आपको टाइम दिया फिर से बोलने का, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट नहीं है, आपके फेवर में है या न्यूट्रल है, इन कंपैरिजन टू ड्राफ्ट ऑर्डर और द फाइनल ऑर्डर, अगर ये सर सब ठीक ही था, तो क्या करेंगे सर, अगर आप 144C के लिए एलिजिबल रहोगे तो आपका मैटर, आपके पास हाथ में ड्राफ्ट ऑर्डर ही आएगा, फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा, आप ही के हाथ में ड्राफ्ट ऑर्डर आएगा। यू कैन टेक दैट ड्राफ्ट ऑर्डर टू द डीआरपी, और डीआरपी में आगे की जैसे प्रोसीडिंग हमने बात की है, डीआरपी का पूरा प्रोसीडिंग वैसे ही चलेगा। लेकिन अगर असेसी नॉट एलिजिबल होगा डीआरपी के लिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में नहीं जा रहा, इंडियन असेसी आप और में, तो सर फाइनल ऑर्डर फाइनलाइज करना पड़ेगा ड्राफ्ट ऑर्डर, और आपको फिर फाइनल जो नोटिस आएगी, पेनाल्टी नोटिस या डिमांड नोटिस या रिफंड नोटिस, वो नोटिस आ जाएगी। सर अगर मैटर 144C में चला गया, ठीक है ना, रिसीविंग द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, तो आगे की बातें कैसे होती है, तो असेसी कैन फाइल द ऑब्जेक्शन टू द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। अभी हमने वही बात की कि असेसी कैन डेफिनेटली फाइल द ऑब्जेक्शन टू द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल जो भी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट करेगा, वो सारे के सारे ऑब्जेक्शन नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर टू प्रोवाइड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ डीआरपी टू द असेसमेंट यूनिट। जो भी डीआरपी ने उनको डायरेक्शन दिए, जो भी गाइडेंस दिया, वो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को मिलेगा, और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर अपने असेसमेंट यूनिट को हैंड ओवर कर देगा। असेसमेंट यूनिट टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, अब ये अलग से ड्राफ्ट है, ये नया है, ठीक है, क्योंकि डीआरपी के हिसाब से ये बन रहा है। प्रिपेयर अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द डीआरपी within the prescribed or extended time. An assessment unit to forward the draft order to the National Faceless Assessment Center to pass final assessment order plus penalty notice plus demand notice. अब फिर से आपको असेसी को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ असेसी के पास गया, डीआरपी के पास गया, डीआरपी के हिसाब से बन रहा है, अभी हम चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पे असेसमेंट यूनिट कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है। Whatever is suggested by the DRP, they have to adopt it, because assessment unit is bound by recommendation or guidance or what you say directions given by the DRP. तो यहाँ पे कुछ मॉडिफाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे जैसा उन्होंने बोला वैसे फाइनलाइज हो रहा है। सर असेसी कभी कभी ऑब्जेक्शन रेज करता ही नहीं है, बोलता है कि ठीक है जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया वो सही था, एक्सेप्ट कर दिया, या उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया ही नहीं, नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम द असेसी, या तो उसने एक्सेप्ट किया या कुछ बोला ही नहीं। तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर टू इश्यू द फाइनल ऑर्डर विद पेनाल्टी ऑफ नोटिस एंड डिमांड नोटिस। तो इतना सब हो जाएगा। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ये सारा खत्म होने के बाद, तो सर मेरा ज्यूरिडिक्शनल एओ क्या करेगा, मेरा जो ज्यूरिडिक्शनल एओ है, जो मैं मुंबई का हूं, तो मेरा मुंबई का जो एओ है वो क्या करेगा, तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर
after completing the whole Mahabharat, will hand over all the record, all the document to the jurisdictional AO, और jurisdictional AO को वो सारे रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ेंगे फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंसेस। और अगर कभी अगर असेसमेंट सेम असेसी के बारे में चालू करना पड़ेगा, रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, जो अपने आपको 147 में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, उसके लिए रिकॉर्ड उसके पास खाली रखा जाता है। National Faceless Assessment Center, after completion of assessment, to transfer all the electronic record to the AO having the jurisdiction over the assessee. तो यहाँ पे मेरा मेजर प्रोसीडिंग खत्म हो गया। So what you must learn from this new system, क्या टेक अवे है यहाँ से, वो आपको देखना है। Assessment unit, verification unit, technical unit, review unit shall have the following authority। तो इन यूनिट में लोग कौन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया टीम बेस्ड असेसमेंट है अभी, तो सर टीम में लोग कौन कौन होंगे, तो एडिशनल कमिश्नर होगा, एडिशनल डायरेक्टर होगा, ज्वाइंट कमिश्नर होगा, ज्वाइंट डायरेक्टर होगा। तो आप देख ही रहे हो जो हमने बात करके रखे वो सारे ऑफिसर यहाँ पे होंगे। डीसी होगा, डीडी होगा, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो हमारे जितने ए होते हैं वो सारे यहाँ पे आ गए ना। इनकम टैक्स अथॉरिटी भी यहाँ पे है। उसके अलावा मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी होगा, एग्जीक्यूटिव एंड कंसल्टेंट को भी आप ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस लग रही है, यू कैन हायर इवन अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट। ओके, आज consider necessary by the board all the communication। second point आपको क्या सीखना है यहाँ पे से, all the communication among the assessment unit, review unit, verification unit, technical unit, जितने भी यूनिट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और with any other person in respect of the information or the document or the evidence or any other detail as may for the purpose of making the faceless assessment shall be through National Faceless Assessment Center। मतलब कोई भी किसी से डायरेक्टली बात नहीं करेगा। Everybody will communicate with only National Faceless Assessment Center, and National Faceless Assessment Center will take the further action। जो reply आएंगे वो National Faceless Assessment को ही आएंगे, and then they will give it to the respective department। Nobody is supposed to interact directly। This is directly to avoid any human interface between department and the assessee। All the communication between National Faceless Assessment Center and the assessee or his representative or any other person shall be exchanged exclusively through electronic mode, ताकि ऑब्जर्वेशन रहे, रिकॉर्ड रहे, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहे। All the internal communication between National Faceless Assessment Center and Regional Faceless Assessment Center and various unit shall be exchanged exclusively through electronic mode only। मतलब ऑफलाइन कुछ नहीं हो रहा है। All notices, orders, communications to be sent electronically to the assessee on a registered account। इसलिए डिपार्टमेंट ने बोल के रखा अभी सारे एसएससी को, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेटेड होना चाहिए अलोंग विद द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही आपको नोटिस आएगा, मैसेज आएगा, कंटिन्यूसली मैसेज आएगा। आगे जाके तो उन्होंने व्हाट्सएप फंक्शन को भी लाना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको व्हाट्सएप आएगा, हे ब्रो योर नोटिस अंडर सेक्शन 143(3) हैज बीन प्रिपेयर्ड, शायद ऐसे भी होगा। दे आर गोइंग टू गिव यू कंटिन्यूअस रिमाइंडर कि आपके अगेंस्ट मैटर स्टार्ट हो चुका है। कंटिन्यूअसली देते हैं, मतलब इरिटेट कर देते हैं। अभी मेरे क्लाइंट को आया है ना, तो दिन में 5-5 मैसेज आ रहे हैं उसको, ठीक है ना, आपको नोटिस सर्व किया है, आपको नोटिस सर्व किया गया है, प्लीज फाइल द रिस्पॉन्स, प्लीज फाइल द रिस्पॉन्स। और जितनी बार मैसेज आता है ना, उतनी बार वो क्लाइंट हमें हमारे जो कंप्लायंस ग्रुप है उसके ऊपर फॉरवर्ड करते रहता है। तो दे आर अफ्रेड नाउ, और ऐसा होना ही चाहिए। ओके, assessee to communicate to the National Faceless Assessment Center electronically to the registered account। तो ये अपना जो रजिस्टर्ड अकाउंट जो पोर्टल पे अपना अकाउंट होता है, वहां पे जाके हमको रिप्लाई करना होता है। Assessee shall not be required to appear personally through his representative in connection with any proceeding before National Faceless Assessment Center, Regional Center, Technical Unit, Verification Unit, Assessment Unit। आपको पर्सनली जाना ही नहीं है। You don't have to go personally। आपको नहीं लगा दैट इज अ ब्लेसिंग टू मी। अभी बात यही हो रही थी कि सर अभी आप रूरल इंडिया में शिफ्ट हो गए हो, तो मेरे सारे क्लाइंट तो मुंबई वगैरह के हैं, मुंबई बैंगलोर के हमारे क्लाइंट हैं। तो मुंबई का मैटर पहले हैंडल करने के लिए जब मैं केरला में पढ़ाता था, फिजिकल जब सब कुछ था, तो जब हियरिंग का डेट होता था तो आई यूज्ड टू ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम केरला टू अटेंड द हियरिंग, और हियरिंग अटेंड करके मैं फिर से केरला चले जाता था। तो एक एक दिन के लिए भी मैंने ट्रैवल किया। लाइक आई हैव लैंडेड इन मुंबई टुडे मॉर्निंग, मैंने हियरिंग अटेंड की है, एंड बाय लेट नाइट आई हैव अगेन कॉट अ फ्लाइट फॉर द केरला। मतलब हियरिंग के लिए मुझे इतना एक्सपेंस इनकर करना पड़ता था, इतना एफर्ट लेना पड़ता था। अभी मैं क्या करूंगा बोलो, अभी सब कुछ फेसलेस है। तो मेरा पूरा ऑफिस का काम होने के बाद, सारे लेक्चर्स होने के बाद, साइलेंटली आई कैन सिट आफ्टर 7 o'clock, आई कैन हैव अ कॉफी मग इन माय हैंड, आई कैन थिंक एंड आई कैन गिव द रिप्लाई। अभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं कि मुझे डिपार्टमेंट में जाके ही रिप्लाई देना पड़ेगा क्लाइंट के लिए।
आई कैन गिव रिप्लाई फ्रॉम वेर एवर आई वॉन्ट। कल अगर मैं गोवा पे बीच पे रहूंगा तो बीच पे भी मैं लैपटॉप ओपन करके मेरे अपने एसएससी के रिप्लाई लिख सकता हूँ। दैट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सिस्टम इज क्रिएटेड। यू डोंट हैव टू रिप्लाई इवन इन ऑफिशियल आवर्स, यू कैन रिप्लाई इवन आफ्टर द ऑफिशियल आवर्स। आप संडे रिप्लाई करो, आप मंडे रिप्लाई करो, रात के 12 बजे रिप्लाई करो। नाउ यू कैन गिव द रिप्लाई टू द डिपार्टमेंट 24/7 on any day from anywhere, and that's a wonderful system income tax department has developed. मेरे जैसे टैक्स कंसल्टेंट के, टैक्स प्रोफेशनल्स का पेन बहुत एक्सटेंट तक कम हो चुका है, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट का जो असीसी का जो कॉन्फिडेंस था ना कि मैनेज करते सर, आईफोन लेकर जाओ ऑफिस में, वो सब कुछ अभी दुकान बंद हो गया उनका। आपको नहीं लग रहा इनकम टैक्स वाले इससे बहुत नाराज होंगे और एसएससी भी नाराज होंगे? हाँ बोलो ना, डिपार्टमेंट और एसएससी दोनों मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ना यार, कि अभी कोई स्कोप ही नहीं है। मोदी जी खाने का कोई स्कोप ही नहीं दे रहे। हाँ हाँ, अब ऑर्डर निकलेंगे और ऑर्डर में एडजस्टमेंट नहीं होंगे वो बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्यूमेंट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप फाइनल में हो, आफ्टर कपल ऑफ मंथ यू विल बिकम अ प्रोफेशनल। जैसे कैजुअल अप्रोच पहले चलता था वैसे अभी नहीं चलता। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू हैव एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वेर एवर यू आर वर्किंग। आपकी खुद की होगी तो खुद के एक्सटेंसिव रिकॉर्ड रखो, और जिस भी क्लाइंट के लिए आप काम करते हो, हमने वो धंधे ही बंद कर दिए। हमारी फर्म में भी ऐसे पहले चलता था, वो टैक्स कंसल्टेंट पेपर लेकर आते थे, 1000-2000 रुपया देके हमारे से सर्टिफाई करके लेके जाते थे। वी हैव स्टॉप डूइंग ऑल दोस वर्क नाउ। हम जब तक क्रॉस वेरीफाई नहीं करते डेटा, टिल दैट मोमेंट वी डोंट गिव आवर साइन। सीए के साइन की, सीएमए के साइन की एक औकात होती है, उसको आप ऐसे ही मत दिया करो। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बिकॉज इन फ्यूचर इवन यू विल बी क्वेश्चन बाय द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। यस, इट हैज टू बी कलेक्टेड, क्योंकि बहुत सारा टैक्स का इविजन हो रहा है, तो अभी टैक्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होगा, जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि लोगों को जो टैक्स करने के लिए मजा आता था ना अलग से, कुछ कुछ लोग टैक्स का इविजन ऐसे ही मजा आता है करके करते हैं, तो वो मजा अभी उनको नहीं आना चाहिए, एंड दे हैव टू बी क्वेश्चन। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सिस्टम को पढ़ के। ओके, where variation is proposed in the draft assessment order or final assessment order or revised draft order, ये तीनों टाइप के ऑर्डर यहाँ पे पास हुए थे अलग अलग टाइम पे। असेसी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो आप बोलोगे सर असेसी को जब आपने बोला अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड किया गया है, तब तो असेसी डिपार्टमेंट में आके बात करेगा ना, तब तो कुछ एडजस्टमेंट करेगा। जी नहीं, असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया है, मतलब रिप्लाई करने का मौका दिया है। लेकिन सर हमारा जो असेसी हो नॉन टेक असेसी है, उसको नहीं पता कि रिप्लाई कैसे करनी है। वो चाहता है कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर से बात करूं और उनको समझाऊं कि मैंने क्या किया था। तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम दिया जाएगा। द वे वी आर कंडक्टिंग लेक्चर नाउ, आज सुप्रीम कोर्ट लेवल तक के जजमेंट जो दिए जाते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिए जाते हैं। आज मोदी सर जो है सारे चीफ मिनिस्टर से जो कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन करते हैं, वो सारा का सारा वीडियो कॉन्फ्रेंस से होता है। आज फॉरेन की कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है, बोर्ड मीटिंग जो हो रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। तो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग भी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, आपको फिजिकली वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पर्सनल हियरिंग अगर डिमांड कर रहा है, इफ असेसी एंड ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन रिक्वेस्ट फॉर अ पर्सनल हियरिंग, पर्सनल हियरिंग डिमांड करे क्योंकि वहां पे ओरली कुछ बात करनी है, ओरल सबमिशन करना है, तो वो क्या करेगा, वो रिप्लाई लिखेगा तो चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल, छोटे मोटे ऑफिसर को नहीं, कितने बड़े ऑफिसर को देखो, चीफ कमिश्नर को रिप्लाई लिखना पड़ेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंचार्ज ऑफ रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर विच इज कंसर्न्ड यूनिट सेटअप में अप्रूव अ पर्सनल हियरिंग। तो वहां पे वो लोग शायद अप्रूव कर सकते हैं, शायद नहीं भी कर सकते हैं, और अगर अप्रूव हो गया तो दिस पर्सनल हियरिंग विल बी कंडक्टेड ओनली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब असेसी दिखेगा भी सामने वालों को, और टेलीफोनी मतलब आप खाली समझो जैसे आप कॉल करते हो वैसे आप कॉल करो, जैसे कस्टमर केयर को कॉल किया जाता है वैसे आप कॉल पे बात करोगे, आपको दिखने की भी जरूरत नहीं है वहां पे। और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा ना, ये रिकॉर्डेड लाइंस पे होगा फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंसेस। तो आप कोई भी एक्शन वगैरह करके कुछ ऐसा पोस्टर दिखा के कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। Any examination or recording of the statement of the assessee or any other person shall be conducted by the income tax authority in a unit only through the video conferencing। सारी की सारी चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी।
सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए अगर कोई एसएससी बोलता है मेरे घर पे जूम, और अभी जैसा मेरा लेक्चर, मैं तो लेक्चरर हूँ, तो आई हैव ऑल द सेटअप, यहाँ पे सिस्टम है, कैमरा है, माइक है, एवरीथिंग इज देयर विथ मी। अब कोई एसएससी ऐसा भी तो बोल सकता है सर मेरे यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बट आई वांटेड टू रिप्लाई टू यू, तो वो कहाँ पे जाएगा? तो जैसे पीसीओ बूथ होते थे, पता है आप लोगों को, पहले पीसीओ बूथ ऐसे बॉक्स बॉक्स बनाए जाते थे, कॉइन डाल के फोन लगा, एसटीडी बूथ होते थे, पीसीओ नहीं, पीसीओ तो ओपन पे होता था, एसटीडी बूथ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी एसटीडी यूज किया है कि नहीं, लेकिन देखा तो होगा, सुना तो होगा कि पहले कभी तो एसटीडी होता था। तो वैसे टेलीफोन बूथ जैसे ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बूथ बनाने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स है उन सही सारी बिल्डिंग्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी वो लोग डेवलप करने वाले हैं, जहां पे आप जाके अपने टोकन नंबर के हिसाब से जाके अपना सबमिशन दे सकते हो। तो सीबीडीटी टू एस्टैब्लिश फैसिलिटीज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो टेलीफोनी at various location that SSC does not have video conferencing facility, ठीक है ना, जहां पे उनकी फैसिलिटी नहीं है वहां पे डिपार्टमेंट बना के दे देगा। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन इंचार्ज ऑफ नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर may at any stage of the assessment if considered necessary transfer the case to the AO having the jurisdiction, ठीक है ना, ये वर्ड यहाँ पे मिसिंग हो गया है, AO having the jurisdiction। कभी भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये मैटर बहुत सीरियस मैटर है, इसको जुरिडिक्शनल AO को सबमिट करके वो फिजिकली होना चाहिए, ये हो नहीं रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग इंपेडिमेंट, सर ये बॉटलनेक बन रहा है, टेक्नोलॉजी अगर नहीं होता तो असेसमेंट अच्छे से होता, ठीक है ना, तो वो केस हैंडओवर किया जा सकता है। लेकिन ये पावर छोटे मोटे ऑफिसर को नहीं है, ये पावर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल को है, बहुत बड़े ऑफिसर को दिया हुआ है। एनी असेसमेंट डन इन 143, 144 ऑन और आफ्टर 1/4/2021, मतलब उसके बाद 1/4/2021 के बाद जब से फेसलेस लॉन्च हो चुका है, अगर आपने फिजिकल मैनर में किया, जो अभी का छोड़ के, ये वाला पॉइंट छोड़ के, जहां पे फिजिकल मैंडेटरी था वहां छोड़ के, ठीक है ना, तो उसको वॉइड अब इनिशियो बोला जाएगा। आप फिजिकल ऑर्डर पास ही नहीं कर सकते 1 अप्रैल 2021 के बाद, एवरीथिंग हैज टू बी ऑनलाइन, एंड दैट्स माय सबमिशन एंड टोटल डिस्कशन ऑन फेसलेस असेसमेंट स्कीम। इससे ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस डेफिनेटली व्हेन यू बिकम प्रोफेशनल, आपको कम से कम एक दिन का रिसर्च करना पड़ेगा, 1 फुल डे का रिसर्च करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द स्कीम, हाउ इट वर्क्स। आपको बहुत सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, बहुत सारा कंटेंट रीड करना पड़ेगा, FAQ रीड करना पड़ेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्कीम इन डेप्थ जब आप प्रोफेशनल बनते हो। फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव आई बिलीव आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट with optimum care, that everything which can be asked in exam and which can be asked in your interviews and which can be which should be known to the assessee or you, everything is covered by me in this charts। और ये simplified format, इससे simplified नहीं हो सकता ये scheme। Do not study this scheme from your module, because module में से पढ़ने जाओगे तो you will get bored, is too difficult to correlate one point to another point, because they have copied down exactly Bayer Act। तो बेयर एक्ट में से पढ़ना तो ठीक है, लेकिन वो रिटेन करना डिफिकल्ट चला जाता है। तो प्लीज ट्राई टू स्टडी दिस फ्रॉम द चार्ट्स, एंड इफ यू आर हैविंग एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन और क्वेरी, आई एम गिविंग यू 3 minutes का टाइम, प्लीज आस्क योर क्वेरीज।